दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि वाटरलू की जंग के दौरान दो फार्म हाउस ऐसे थे जिन पर कब्जा करना नेपोलियन के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उस पर कब्जा किए बिना नेपोलियन बोनापार्ट अपनी पूरी ताकत से बरतानवी और प्रोशियन आर्मी पर हमला नहीं कर सकते थे। सो दोस्तों, बहुत देर तक एक खूनी जंग के बाद आखिरकार फ्रेंच परचम उन दो फार्म पर लहरा दिया गया, यानी नेपोलियन की आर्मी ने उन दो फार्म पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, जब दोनों फार्म पर कब्जों की लड़ाई हो रही थी तो उस वक्त बरतानवी और फ्रांसीसी फौज के मरकजी हिस्सों में भी जंग शुरू हो चुकी थी। हुआ ये था कि नेपोलियन की फौज का दायां हिस्सा अपने सामने मौजूद बरतानवी फौज जो कि डिलवान के ऊपर खड़ी थी उसकी तरफ बढ़ने लगा। बरतानवी तोपखाने ने इस फौज पर फायर खोल दिया और इसे बहुत नुकसान पहुंचाया, लेकिन ये फ्रेंच आर्मी आगे बढ़ती रही। ये सिपाही 150 की सफों में आगे पीछे चल रहे थे, लेकिन इनके मुकाबले में जो बरतानवी दस्ते थे वो डिलवान के ऊपर एक ही लंबी लाइन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इस सफबंदी का फायदा उनको ये हुआ कि तमाम बरतानवी सोल्जर एक ही वक्त में दुश्मन पर एक ही बार में निशाना ले सकते थे, जबकि दुश्मन यानी फ्रांसीसियों की सफ जो कि सिंगल लाइन से छोटी थी, उनके लिए ऐसा छोटा फायर करना मुश्किल था। उनकी सफों में पीछे आने वाले सिपाही तब तक फायर नहीं कर सकते थे जब तक आगे वाले सिपाही मर न जाएं या हट न जाएं। यूं सिंगल लाइन लंबी लाइन की वजह से दुश्मन पर वार करने की खासियत फ्रांसीसियों के मुकाबले बढ़ गई थी। चुनांचे फ्रांसीसी फौज जैसे करीब आए, बरतानवी फौज ने फायरिंग शुरू कर दी। इनके पीछे डिलवान के ऊपर से अब बरतानवी तोपें भी गोले फेंकने लगी थीं। फ्रांसीसियों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। एक गोली ब्रिटिश कमांडर थॉमसन लेटन की कनपट्टी पर लगी और वो वहीं ढेर हो गए। ताहम उनके सिपाहियों ने मैदान नहीं छोड़ा, वो मुसलसल फायरिंग करते रहे। इनके जो फौजी मर जाते थे उनकी जगह डिलवान के पीछे से और फौजी आ जाते थे। लड़ते लड़ते जल्द ही वो दुश्मन पर हावी होने लगे। फ्रांसीसी बहुत सी लाशें छोड़कर उल्टे पांव डिलवान से वापस भागे। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने जब ये सूरत हाल देखी तो फौरन अपने घुड़सवार दस्तों को भागते हुए फ्रांसीसियों पर हमले का हुक्म दे दिया। इनमें ज्यादातर घुड़सवार ब्रिटिश इलाके स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखते थे। इन घुड़सवारों ने पहले तो भागते हुए फ्रांसीसियों पर हमला किया, फिर वो इनकी सफों को चीरते हुए आगे बढ़े। इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी फौज का एक परचम भी छीन लिया था जिसके ऊपर ईगल बना हुआ था। ये नेपोलियन आर्मी का खास निशान था। फिर वो दूर खड़े फ्रांसीसी तोपखाने की तरफ बढ़े। ये सवार आगे बढ़ते हुए स्कॉटलैंड फॉरएवर, स्कॉटलैंड हमेशा रहेगा के नारे लगा रहे थे। बरतानवी पेंटर एलिजाबेथ थॉमसन ने इसी पर स्कॉटलैंड फॉरएवर के नाम से एक पेंटिंग बनाई थी जिसे बहुत शोहरत मिली थी। दोस्तों, ये घुड़सवार तेजी से फ्रेंच तोपों पर टूट पड़े और इसकी तोपों का सफाया कर दिया, लेकिन यही बहादुरी दोस्तों इनकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुई। वो जोश में अपनी मरकजी फौज से कटकर की अब प्लानिंग करने लगे। इस दौरान नेपोलियन की गैर मौजूदगी में कमांडर मिशेल बरतानवी फौज से लड़ाई जारी रखे हुए थे। उन्होंने 12,000 घुड़सवार दस्तों को दुश्मन के सेंटर पर हमले के लिए भेज दिया। ये घुड़सवार दस्ते झपटे और डिलवान पर पीछे खड़ी बरतानवी फौज पर हमलावर हो गए। घुड़सवार दस्तों को आते देख जनरल वेलिंगटन ने अपनी फौज को स्क्वायर पोजीशन में खड़ा कर दिया। ये वही पोजीशन थी जिसे माजी में खास तौर पर मिस्र में नेपोलियन भी इस्तेमाल कर चुके थे, यानी पैदल फौज की कतार एक डब्बे की शक्ल में खड़ी हो जाती थी। ये फौजी अपनी बंदूकों पर लगी जंजीरों की मदद से दुश्मन को खुद से दूर रखते थे। बरतानवी फौज ने फौरी तौर पर यही स्क्वायर पोजीशन बना ली। फिर उन्होंने अपनी गोलियों और जंजीरों की मदद से दुश्मनों का पहला हमला नाकाम बना दिया। जब घुड़सवार किसी स्क्वायर को भी नहीं तोड़ सके तो कमांडर मिशेल ने उन्हें पीछे हटा लिया। इसके बाद फ्रांसीसी तोपखाने ने दुश्मन पर एक बार फिर शदीद बमबारी शुरू कर दी। हालांकि जमीन पर कीचड़ होने की वजह से फ्रांसीसी तोप के गोलों की उछलने की जो नहीं लगा सके। नेपोलियन भी वहां मौजूद नहीं थे जो कि फौरी फैसला ले ले, इसलिए बरतानवी फौज को ताज़ा दम होने का मौका मिल गया। इतने में ये हुआ कि नेपोलियन जो कि प्रोशियन आर्मी का जायजा ले रहे थे वो अपने 20,000 जवानों को प्रोशियन आर्मी के रास्ते में छोड़कर लौट आए। उन्होंने जनरल मिशेल से फौज की कमान दोबारा ले ली।
वो बरतानवी फौज को पीछे धकेलकर पूरी ताकत से सिर्फ प्रोशियन आर्मी पर हमला करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बरतानवी फौज का जल्द से जल्द शिकस्त देने के लिए अपना मास्टर स्ट्रोक खेलने का फैसला किया, यानी अपनी एलीट फोर्स जिसे ऑल गार्ड कहा जाता है, उस ब्रिटिश फोर्स पर हमले का हुक्म दे दिया। ऑल गार्ड ने कभी किसी लड़ाई में आज तक शिकस्त नहीं खाई थी। नेपोलियन को यकीन था कि ये फोर्स बरतानवी फौज को आसानी से पीछे ढकेल देगी। चुनांचे ऑल गार्ड बरतानवी फौज की तरफ बढ़ने लगे। उधर जब ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने ऑल गार्ड को अपनी सफों की तरफ बढ़ते हुए देखा तो वो समझ गए कि नेपोलियन ने अपना फैसला कुन दांव खेल चुके हैं। उन्होंने अपने 1400 फौजियों को हुक्म दिया कि वो डिलवान के ऊपर उसकी चोटी पर चढ़कर लेट जाएं, ताकि ऑल गार्ड इन्हें देख न सकें। इन सिपाहियों ने ऐसा ही किया। इतने में ऑल गार्ड के सिपाही डिलवान के करीब पहुंच चुके थे, जो कि बज़ाहिर उन्हें खाली नजर आ रहा था। जब वो डिलवान पर अभी चढ़ने ही वाले थे कि अचानक डिलवान के पीछे छिपे बरतानवी सिपाही उठ खड़े हुए। फिर 1400 बंदूकों ने एक साथ आग उगलना शुरू कर दी। फायरिंग के पहले ही राउंड में सैकड़ों ऑल गार्ड ढेर हो गए। बाकी सिपाही ने पोजीशन लेकर फायरिंग का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इस बार ब्रिटिश कमांडर ने भी अपनी मास्टर स्ट्रोक खेल दी। उन्होंने अपनी पूरी फौज को डिलवान से उतरकर ऑल गार्ड पर हमले का हुक्म दे दिया। पहले तो आगे वाले 1400 फौजी दौड़ते हुए दुश्मन की सफ पर बढ़े और उनके पीछे हजारों बरतानवी सिपाही डिलवान से नीचे अपनी बंदूकों और रंगीनों को लेकर नीचे उतर आए और ऑल गार्ड पर चढ़ दौड़े। एक साथ इतनी बड़ी फौज को खुद पर हमलावर होते देख ऑल गार्ड के छक्के छूट गए। वो उल्टे कदमों अपनी मरकजी फौज की तरफ भाग गए। इस दौरान प्रोशियन आर्मी के अगले दस्ते फ्रांसीसी फौज के पीछे पहुंच चुके थे। उन्होंने डालने पर मजबूर हो गए। वाटरलू की जंग में इत्तेहादी फौज में से कुल 26,000 हलाक जख्मी या लापता हुए, जबकि नेपोलियन की फौज की 40,000 फौज का नुकसान उठाना पड़ा। इनमें से तकरीबन 7,000 जवान कैद हुए, बाकी जख्मी, हलाक या लापता थे। मारे जाने वालों को वहीं कब्रों में दफन कर दिया। बरतानवी और प्रोशियन आर्मी इकट्ठी हो गई और अपनी फतह को उन्होंने खूब सेलिब्रेट किया, खूब जश्न मनाया। जिस वक्त इत्तेहादी फौजें जश्न मना रही थी, उस वक्त फ्रांसीसी फौज के 30,000 जवान अपने शहंशाह के साथ जान बचाकर भाग रहे थे और पेरिस की तरफ बढ़ रहे थे। वाटरलू से पेरिस तक नेपोलियन इस तेजी से आए कि रास्ते में वो कहीं नहीं रुके, लेकिन इत्तेहादी फौज भी गाफिल नहीं थी। वो भी उनके पीछे पीछे उसी रफ्तार से आ रही थी और वो भी पेरिस पहुंच गई। पेरिस में इंग्लिश आर्मी की फ्रेंच आर्मी से मजीद कुछ झड़पें भी हुई, जिसके बाद पेरिस अंग्रेजों के हाथ में आ गया। नेपोलियन पेरिस से भी फरार हुए और साहिली शहर रोसफोर्ट पहुंच गए। वो यहाँ से समुद्र के जरिए अमेरिका जाना चाहते थे ताकि सियासी पनाह हासिल कर सकें।
लेकिन बरतानवी बहरिया ने उनका ये ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। उन्होंने नेपोलियन का रास्ता बंद कर दिया। नेपोलियन ने शिकस्त तस्लीम करते हुए सरेंडर कर दिया। अंग्रेज उन्हें गिरफ्तार करके बरतानिया ले आए। जब इंग्लिश जहाज उनको लेकर साहिल पर पहुंचा तो कैदी शहंशाह नेपोलियन को देखने इंसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। नेपोलियन सोच रहे थे कि वो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच अटलांटिक ओशन में मौजूद है। इसे सेंट हेलेना कहते हैं। नेपोलियन को इसी जजीरे पर जिला वतन किया गया था। इसकी लोकेशन देखकर आप समझ गए होंगे कि ये फ्रांस और बरतानिया से बहुत ही दूर है। इस जजीरे पर नेपोलियन ने अपने आखिरी पल गुमनामी में और बीमारी से लड़ते हुए गुजारे थे। यहाँ उन्होंने रहने के लिए एक घर दे दिया गया था जिसे लॉन्गवुड हाउस कहा जाता था। इस घर में नेपोलियन ने अपनी याददाश्तें भी लिखवाई। नेपोलियन जो कि वाटरलू के मैदान ही में बीमार हो गए थे, इसलिए उन्हें जजीरे पर अंग्रेजों की तरफ से एक डॉक्टर भी दे दिया गया था, लेकिन इलाज के बावजूद वो सेहतयाब नहीं हो रहे थे। शायद वाटरलू की शिकस्त और अपनी एम्पायर छीन जाने के डिप्रेशन ने उन्हें बीमारी से लड़ने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। 5 मई 1821 के रोज नेपोलियन बोनापार्ट की मौत हो गई। उनकी उम्र महज 51 बरस थी। अंग्रेजों ने उनकी लाश का पोस्टमार्टम करवाया और इससे ये बात सामने आई कि उन्हें मैदे का कैंसर था। दोस्तों, नेपोलियन एक मशहूर जनरल थे, इसलिए उन पर बहुत सी कहानियां लिखी और पढ़ी जाती हैं। उनमें एक अफवाह ये भी है कि उन्हें अंग्रेजों ने जहर दिया था या वो अपनी मौत से मरे थे। कहा यह भी जाता है कि उन्हें जहर दिया गया था जो कि खाने पीने की चीजों में दिया जाता था। दोस्तों, बहुत से एक्सपर्ट और हिस्टोरियन अपनी अलग अलग राय इस मौजू पर रखते हैं। कुछ का कहना यह है कि नेपोलियन को अंग्रेजों ने खाने पीने की चीजों में जहर दिया था, जबकि कुछ हिस्टोरियन इसके उलट अपनी राय पेश करते हैं। उनका कहना यह है कि नेपोलियन को किसी तरह का कोई जहर नहीं दिया गया था, बल्कि वो अपनी बीमारी यानी कि मैदे के कैंसर से मरे थे। इसकी दलील वो कुछ इस तरह पेश करते हैं कि नेपोलियन के वालिद और उनकी बहन भी इसी बीमारी की वजह से फौत हुई थी। अब दोस्तों, कहानी क्या थी इसकी सच्चाई कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात यकीन से कही जाती है कि नेपोलियन मशहूर ज़माना एक ग्रेट जनरल थे। दोस्तों, नेपोलियन की मौत के बाद नेपोलियन को उसी जजीरे पर दफन कर दिया गया था जहां उन्हें जिला वतन किया गया था। वो मुकाम जहां पर नेपोलियन रहते थे वो आज भी याद के तौर पर महफूज रखा गया है। नेपोलियन की मौत के 18 साल बाद यानी कि 1840 में नेपोलियन की कब्र को खोदकर उनके ताबूत को वापस निकालकर पेरिस पूरे एजाज के साथ लाया गया था और उसे वहीं दफन कर दिया गया था। नेपोलियन का मकबरा आज भी पेरिस के एक संगमरमर के टॉम में मौजूद है और उनकी कब्र वही है। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया था कि वाटरलू की जंग के दौरान जो भी वहां पर फार्म हाउस थे, ये जो भी जगहें थी, उन्हें आज भी महफूज किया गया है। अगर आप बेल्जियम जाएं तो वो जगह देख सकते हैं जो कि हम आपको इस पिक्स में दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ ग्रेट जनरल यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट की ये पूरी डॉक्यूमेंट्री मुकम्मल होती है। अगर आप इसके अलावा कुछ भी जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, हम आपके कमेंट जरूर पढ़ते हैं। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आपका दोस्त नवाज खान।